হিস্ট্রিতে কি পড়েছিলাম হিস্ট্রির মধ্যে? মডার্ন মডার্ন হচ্ছিল তো। মডার্ন মধ্যে কি? হুম। পর্বত? হিস্ট্রির মধ্যে পর্বত কোথায় আছে? বাঙ্গাল করেছিলাম, বাঙ্গাল। বাঙ্গাল বাঙ্গাল সিরাজউদ্দৌলা, সুজাউদ্দৌলা, এগুলো হয়েছিল তো। তাহলে देखो, इसमें हम लोग एंशियंट एशियंट में हम लोग पढ़ लिए थे, एगो शॉर्ट ट्रिक बताए थे। हसीन मसूक शाह पढ़ाए थे ना। हसीन मसूक शाह। तो हसीन मसूक शाह, हाँ। हसीन मसूक शाह, हसीन मसूक शाह, এটা করেছিলাম। हसीन मसूक शाह। तो हसीन मसूक शाह में ह से था कौन सा वंश? हरियंक वंश। और सी से था शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। ये था ना, ये पढ़ी थी। मौर्य वंश मतलब कि हसीन मसूक शाह में हरियंक वंश, बिंबिसार के बारे में पढ़ाए होंगे। बिंबिसार। शिशुनाग वंश में शिशुनाग, और नंद वंश में तुम्हारा धनानंद। और धनानंद को हरा देता है, धनानंद को हराता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हटाकर कि अपना साम्राज्य गठित कर दिया, किसके वजह से? तो चाणक्य की वजह से। चाणक्य का नाम था विष्णुगुप्त, उनके पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र एज ए पॉलिटिकल बुक है ना, वो राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। हसी न। तो म से था कौन सा वंश? मौर्य वंश। मौर्य वंश। मौर्य वंशটা করেছিলে তুমি? তাহলে শিশুনাগ বংশ থেকে মৌर्य वंशটা একটা ভিডিও আছে यूट्यूब पे, ठीक है, देखे निबे। आगे बढ़ते हम लोग। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तब मौर्य वंश का हेडिंग दे दो और उसके बाद जो भी अपना नोट्स बनाना हो बना लेना। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया था। मौर्य वंश की स्थापना के लिए उन्होंने किसका सहायता लिया था? तो मौर्य वंश की स्थापना के लिए उन्होंने चाणक्य की सहायता लिया था। चाणक्य को हम लोग विष्णुगुप्त कहते हैं। उनके पिता का नाम है गुनी। पिता का नाम क्या था? गुनी था। पिता का नाम था गुनी। ठीक है, चाणक्य ना, चाणक्य बाबा नाम, हाँ, चाणक्य बाबा नाम गुनी। ठीक है जी। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इन्होंने दो शादियां की थी। दो शादी। एक का नाम था दुर्धरा, जो कि दुर्धरा, और एक का नाम था सेल्यूकस निकेटर की बेटी कार्नेलिया। ठीक है, तो दुर्धरा का एक बेटा था, नाम था उसका बिंबिसार। दुर्धरा का बेटा था, नाम था बिंबिसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बारे में टोटल कहानी हम छोड़ दिए हैं आपको यूट्यूब पे। इसको मिल जाएगा आपका यूट्यूब पे, यूट्यूब पे मिल जाएगा, इनकी कहानी पूरी मिल जाएगी यूट्यूब पे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार टॉपिक है, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उनका बेटा आया बिंदुसार, और बिंदुसार आकर चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य को और भी बढ़ाता है। बिंदुसार का बेटा का नाम था अशोक। ठीक है जी, अशोक। समझ में करते हो? अशोक, अशोक चक्र, जानते हो अशोक चक्र? तो अशोक चक्र किस में रहता है? एनवेलप वगैरह में रहता है ना अशोक चक्र, जिसको तीन चार ठो बाग होता है, चार ठो बाग, चारटे बाग था क्या? तीन गो बाग दिखाई देता है, एगो बाग पीछे की तरफ रहता है, नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो हिस्ट्री के अंदर एंशियंट में जब हम लोग पढ़ते हैं, तो मौर्य साम्राज्य जो था, ये मगध साम्राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा था। मगध महासाम्राज्य। मगध मगध ये वाला तुम्हारा बिहार का एरिया पूरा मगध कहलाता था। उसके नीचे का क्षेत्र कलिंग कहलाता था, यानी कि जो उड़ीसा का क्षेत्र है वो कलिंग है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र और इसके क्षेत्र, ये वाला अवंती क्षेत्र, इसको कहते थे अवंती। ठीक है, और इसके ऊपर वाला जो था वो बुंदेलखंड, बघेलखंड वगैरह का क्षेत्र था। तो उत्तर प्रदेश का एरिया था। तो मगध महासाम्राज्य ये पूरा फैला हुआ था अफगानिस्तान तक, अफगानिस्तान तक गया हुआ था। इसको हम लोग क्या कहते थे? अखंड भारत कहते थे। अखंड भारत, अखंड भारत होता था ये। अखंड भारत टोटल अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, अफगानिस्तान के एरिया तक फैला हुआ था। नीचे के साइड में बहुत सारे लोगों का ये वाला जीता हुआ था,
इसको भी अखंड भारत कहते थे। ये दक्कन का प्लेटू था, इसको भी जीता हुआ था किसने, किसने जीता, अशोक ना, चंद्रगुप्त मौर्य। ঠিক আছে, তারপর কলিংটা নিয়ে নিল অশোক। তাহলে কলিং থেকে আফগানিস্তান অবধি কার হয়ে গেল, অশোকের হয়ে গেল। ঠিক আছে, এটা টোটালি মোস্ট অফ দ্য इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑल वर्ल्ड। ठीक है, तो ऑल वर्ल्ड में ये पूरा फेमस था मगध महासाम्राज्य। तो हम लोग जनपद के बारे में पढ़े थे, टोटल 16 को जनपद था, जिसको हम लोग क्या कहते थे, 16 महाजनपद। 16 महाजनपद, इनका नाम सुने होंगे, जिसमें से अवंती, ठीक है, ऐसे मगध महाजनपद, कुरु, क्षेत्रीय, कलिंग, ऐसे जनपदों के नाम थे। तो उस जनपद में सबसे बड़ा महाजनपद था मगध महाजनपद, और जब सबसे शक्तिशाली कोई जनपद था, पावरफुल, तो वो कौन था, मगध महाजनपद। मगध महाजनपद पर चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया। उसके बाद आया उसका बेटा बिंदुसार। चंद्रगुप्त के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त नहीं लिखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य लिखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक दूत आया हुआ था, नाम था उसका मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। समझ में आया। बिंदुसार जो था, बिंदुसार, यह बिंदुसार जो था, बिंदुसार को कहा जाता है कि यह एक योग्य पिता का पुत्र, एक योग्य पिता का पुत्र और एक योग्य पुत्र का पिता था। कहने का मतलब क्या है, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और एक अशोक। ध्यान से सुनो इसको, इसने क्या कहा था, एक मिनट। ध्यान से समझो, अशोक ने क्या कहा, ये चंद्रगुप्त, इतिहासकार लोग क्या कहते हैं कि ये जो बिंदुसार था, बिंदुसार एक योग्य पिता का पुत्र था। ठीक है, बेस्ट फादर ऑफ सन, फादर का ये सन था, और एक योग्य बेटे का पिता था। कहने का मतलब समझ रहे हो, ये भी योग्य, ये भी योग्य, इसके लिए बिंदुसार का नाम आ जाता है। लेकिन इतिहास में उतनी ज्यादा जानकारी इसकी नहीं मिलती। समझ में क्या बोल रहे हैं, एक योग्य पिता का पुत्र और एक योग्य पुत्र का पिता था बिंदुसार। ये बहुत खतरनाक जानकारी है इसकी, बिंदुसार की। बिंदुसार के समय दो पर्सन आए हुए थे, जिसको राजदूत कहते थे, दूत कहते थे। जैसे हम लोग का भी राजदूत का नाम क्या है, एस जयशंकर साहब, फॉरेन मिनिस्टर है ना, राजदूत है वो, फॉरेन मिनिस्टर। तो इस समय, इसके समय भी एक फॉरेन मिनिस्टर आया था। एक आया था सीरिया से, एक आया था मिस्र से, दो जन आए हुए थे। ठीक है, एक कहां से आया था, सीरिया से आया था एक, सीरिया, और एक कहां से आया था, मिस्र से आया था। सीरिया और मिस्र, मिस्र, मिस्र जानते हैं, इजिप्ट, मिस्र, और एक सीरिया से आया हुआ था। तो उस समय तक सीरिया भी फैला हुआ था। हम लोग का मगध महासाम्राज्य, यानी कि हम लोग का 16 महाजनपद में मगध महासाम्राज्य पूरा सीरिया तक फैला हुआ था। यानी अफगानिस्तान का एरिया, सीरिया वगैरह सब लिया हुआ था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया, कांधार, काबुल, ये सब सारे देश किसके थे, हम ही लोग के थे। फिर सीरिया से भी एक क्या थे, राजदूत आए थे, सीरिया नरेश। सीरिया के राजा था एंड्रियोकस। एंड्रियोकस का राजदूत का नाम था डायमेकस। ठीक है, मतलब सीरिया के एक राजा थे, किंग राजा थे, राजा का नाम क्या था, एंड्रियोकस। एंड्रियोकस, 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 एंड्रियोकस थे। और एंड्रियोकस ने क्या कर दिया, एंड्रियोकस के राजदूत थे। देखो, सीरिया के राजा का नाम था एंड्रियोकस, और एंड्रियोकस ने एक राजदूत को भेजा था जिसका नाम था डायमेकस। डायमेकस, थोड़ा सा नाम आपको थोड़ा सा इधर उधर लगेगा, लेकिन याद रखना पड़ेगा। सीरिया के नरेश, सीरिया के राजा एंड्रियोकस, एंड्रियोकस के राजदूत का नाम था डायमेकस। एंड्रियोकस के राजदूत का नाम था डायमेकस। ठीक है, एंड्रियोकस के। मिस्र के राजा का फिलाडेल्फ और डायनेशियम, फिलाडेल्फ, 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 डायनेशियम, डायनेशियम। देखो, ये राजदूत है, राजदूत, और ये कौन है, राजा है। ठीक है, राजदूत और राजा, ध्यान से समझो। बिंदुसार हर एक चीजों में पाबंदी लगाया था, इवन शराब पे भी पाबंदी लगाया था, लेकिन इसको शराब पीना बहुत ज्यादा पसंद था। तो इसने क्या किया, डायमेकस से कहा
सुनो डायमेकस, तुम तो राजदूत हो, तुम तो राजदूत हो, अपने राजा से बोलो कि हमारे पास कुछ अंगूर, अंजीर और कुछ ऐसे सामाने भेजे, शराब और आप सब भेजे। तो डायमेकस बोला ठीक है, आपको शराब दिलवा देते हैं अपने राजा से। तो राजा क्या किया, शराब भेजा, है ना, शराब, इससे घोड़े हाथी सब लिया, क्योंकि ये राजदूत आया हुआ है तो भाई कुछ ना कुछ तो मदद करना पड़ेगा। जैसे हम लोग के राजदूत बाहर विदेशों में जाते हैं तो कुछ ना कुछ, जैसे एस जयशंकर साहब बाहर जाते हैं तो भारत का बहुत बड़ा नाम करते हैं, जाते हैं भारत के बारे में, कितना भारत पावरफुल है, या भाई भारत कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है, हर एक चीज में, जनसंख्या में भी आगे बढ़ रहा है, इस सब के बारे में कहा विदेशों में बताया जाता है, हर एक चीजों के। तो वैसे ही सीरिया नेरेस राजा ने एंड्रियोकस ने किसको भेजा था, डायमेकस को, किसके साम्राज्य में भेजा था, बिंदुसार के साम्राज्य में, यानी बिंदुसार के शासनकाल में भेजा था, बिंदुसार का जब शासनकाल चल रहा था तब। कोई दिक्कत? तो एंड्रियोकस थे, इसी का नाम सबसे ज्यादा पूछता है, डायमेकस का नाम सबसे ज्यादा पूछता है, डायमेकस। और मिस्र के राजा का नाम क्या था, फिलाडेल्फ, ठीक है, मिस्र के राजा का नाम था फिलाडेल्फ, फिलाडेल्फ। और राजदूत नाम कीजिए डायमेकस, ये सॉरी सॉरी डायनेशियम, 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 ठीक है जी, डायनेशियम, ठीक है। बिंदुसार याद रहेगा। तो बिंदुसार के समय दो गो राजदूत आए हुए थे, एक का नाम था डायमेकस, एक का नाम था डायनेशियम, ठीक है, डायनेशियम। ऐसा लग रहा नहीं है कि कोनो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से ले लिया गया है फिजिक्स से डायनेशियम, समझ में आ गया। इसको मिटा दे, अखंड भारत था ये हम लोग का। तो 16 महाजनपद में सबसे बड़ा महाजनपद मगध महाजनपद, सबसे पावरफुल महाजनपद मगध महाजनपद। उसपे 3 गो राजा जो कि सबसे खतरनाक मौर्य वंश में शासन किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। दादा से भी खतरनाक था कौन, अशोक, इसके दादा हुए ना चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के क्या थे, दादा थे। और ये बिंदुसार, बिंदुसार की इतनी जानकारी मिलती थी, इसके समय ये लोग आए हुए थे, ठीक है भाई। आप उसी का ना नाम दोगे जो इतिहास में नाम सबसे ज्यादा किया हो, इतिहास उसी को जगह देती है जो इतिहास में कुछ किया हो, ठीक है। तो इसका एक और बेटा था, बिंदुसार ने टोटल 16 शादियां की थी, 16 गो शादी। अब बिंदुसार 16 को शादी किया था तो सबके लिए, सबके जन्म से खाली एक ही को होगा ऐसा थोड़ी है, ठीक है। लेकिन 101 बेटे थे, बेटे कितने थे, 101। बिंदुसार के बेटे 101 थे, 101 गो बेटा था। और ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों का कत्ल किया था, मार दिया था, 99 भाइयों को मार दिया था, जिसमें से खाली 2 को बचा था, 99 भाई चले गए, केवल 2 को बचा। तो 2 ही का नाम सबसे ज्यादा इतिहास में मिलता है, एक थे सुसीम और एक था अशोक, ठीक है। कैसे मारा था, मार मार के ना, मगध की जगह पे एक कुआं था, बड़ा सा कुआं, उसी कुएं में फेंक दिया था मार के इतना खतरनाक था। हम लोग को 100 लोग पढ़ाए थे तो हम लोग तो खाली अचंभित, जैसे नहीं, कल्पनाओं में चल गए थे। 101 बेटा, 16 गो बीवियों से, और ऊपर से 101 बेटे को 99 भाइयों को मार दिया अशोक। ये छोड़ो ना, ये तो मारा 99 भाइयों को, ऐसे तो इसमें भी मारा था औरंगजेब, औरंगजेब भी ने अपने भाइयों को मारा था, दारा सिक्को, मिडिल ऐसा थोड़ी है। अरे अब 101 बेटा है तो का साल साल भर में कुछ भी हो जाए तो साइंस को थोड़ा ये कर सकता है। अब 1 साल में हुआ तो 1 साल में 101 ऐसा थोड़ी, एक महीना में उतना दिमाग नहीं लगाना है हम जस्ट तुम लोग को कल्पनाओं के लिए बताए कि ऐसा जानकारी केवल गूगल में मिल जाता है, ठीक है। बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा है कि 101 बेटे से भी ज्यादा हो सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन ऐसा जानकारी अशोक के अभिलेखों से मिला हुआ है कि 99 भाइयों को मारा था इसने। ये बात सही लगता है मेरे को, 99 भाइयों को। और मेरे पास केवल मेरे दिमाग में 2 ही उनका आदमी का नाम याद है, तो इसीलिए हम कितना लिख दिए, 101 लिख दिए। 99 भाइयों को मारा था, 2 गो भाई बचा था, एक का नाम था सुसीम और एक का नाम था अशोक। तो अशोक अवंती का हवलदार था, हवलदार मतलब क्या, वहां का राजदूत था वो। जैसे अगर हम मैप को देखें तो ये वाला भाग क्या था, अवंती, मध्य प्रदेश का भाग अवंती है, और इसके ऊपर वाला भाग था तुम्हारा जम्मू कश्मीर, ये वाला था जम्मू कश्मीर वाला इलाका, ठीक है। ये वाला इलाका हो गया जम्मू कश्मीर वाला, देखो यहाँ से ये वाला इलाका होगा जम्मू कश्मीर, ओके।
और यहाँ पे था कौन सा, मगध। देखो ये हो गया तुम्हारा मध्य प्रदेश का इलाका अवंती, हमने ए से यहाँ भी नाम याद रहेगा अवंती और JNK, ठीक है, और ये हो गया मगध। ओके, तो मगध महासाम्राज्य पे शासन कर रहा था बिंदुसार, अवंती पे शासन कर रहा था अशोक। मतलब अशोक क्या था, वहां का राजा नहीं था, जस्ट एन ए क्या बोलते उसको, अरे राजदूत। राजदूत का मतलब फॉरेन मिनिस्टर, एक मिनिस्टर था वहां पे, मंत्री था। यहां पर था एक सुसीम नाम का, सुसीम, जम्मू कश्मीर में एक राजदूत था सुसीम, जो कि बिंदुसार का ही बेटा था। यहाँ पे कौन था, बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार। और यहाँ पे कौन था, अशोक था, ठीक है। अशोक अवंती का राजदूत था और जम्मू कश्मीर का कौन था, सुसीम। तो दुयो जन न बचा, 99 भाई वो कत्ल हो गया था। कितना जन हुआ, 101 जन हुआ। अब सुनो ध्यान से, बिंदुसार ने सुसीम से कहा कि जम्मू कश्मीर को जीत के हमको दो, जम्मू कश्मीर हम ले जाएंगे, जम्मू कश्मीर पूरा टोटल किसमें मिलाओ, मगध महासाम्राज्य मिलाओ। लेकिन सुसीम यहां पर लड़ नहीं पाए और हार गए, सुसीम हार गए। अशोक जाता है यहां जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में जाके वो मारता है, यहां पर जितने बच्चे थे उनको भी मारा, बूढ़े और जिसको था उसको मारा, और जम्मू कश्मीर टोटल मगध में मिला दिया। और इसने यहां पर जाकर एक शहर की स्थापना की, नाम था उसका श्रीनगर। श्रीनगर, श्रीनगर की स्थापना की। तो जब याद करिए श्रीनगर पढ़ाए होंगे तो श्रीनगर में बताए होंगे मैप में, इंडियन मैप में जब जम्मू कश्मीर पढ़ाए थे तो उसमें श्रीनगर के बारे में बताए थे। श्रीनगर में अशोक ने उसकी क्या की थी, स्थापना की थी, अशोक ने श्रीनगर में, ठीक है। तो श्रीनगर शहर की स्थापना किसने की, अशोक ने किया था। क्या सुसीम जीत पाया था, यहाँ पर जीत नहीं पाया था। कौन जीत पाया, अशोक। अशोक गया, अब ये देखा कि राजा साहब तो मरने जा रहे हैं, बिंदुसार ये मरने जा रहे हैं, सुसीम कोनो काम लायक नहीं है, ये तो हार के बैठे होंगे, राजा कौन बन जाते हैं, हम ही बन जाते हैं। अगला बनना चाहिए था किसको, सुसीम, चूंकि अशोक से ये क्या थे, बड़े थे, इनको बनना चाहिए था, लेकिन ये योग्य नहीं थे। तो योग्य में हम काहे नाम लेंगे, इनको सुसीम का नाम लेंगे। जो योग्य होगा उसी को इतिहास जगह देगी, समझ में आया कि नहीं। तो सुसीम नहीं बन पाया अगला राजा, कौन बना, अशोक बना। बिंदुसार के मरने के पश्चात अशोक अगला राजा बनता है, इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे नाम लिख देते हैं, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। इसलिए डायरेक्ट पढ़ाया जाता है क्या चीज, अशोक। क्वेश्चन भी कहां से आता है, अशोक से, सुसीम से नहीं आता है। ये समझ में आया। तो जम्मू कश्मीर का इलाका कौन जीत गया, जीता कौन, जम्मू कश्मीर का इलाका जीता अशोक ने, और अशोक ने यहाँ पे श्रीनगर की स्थापना की। अब टोटल ये जो मगध महासाम्राज्य था, ये टोटल मगध महासाम्राज्य जम्मू कश्मीर तक फैल गया, अफगानिस्तान तक पूरा टोटल तो फैला ही हुआ था चंद्रगुप्त के समय, और यहां से ये श्रीनगर भी जीत गया, श्रीनगर भी, समझ में आ गया। अब यहां पर तू सोचा कि भाई चलो अब हम तो जीत गए, अशोक बिना शोक के, अब शोक नहीं है, तो ये गए नीचे की तरफ, यहाँ कलिंग, 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 कलिंग उस समय उड़ीसा के नाम से जाना जाता था, सॉरी, उड़ीसा को कलिंग के नाम से जाना जाता था, ठीक है। यहां पर इतना मार मारा यहाँ पर कि बच्चे बच्चे जो 10-10 दिन 15-15 दिन के बच्चे हैं ना, उसको भी नहीं छोड़ा। जो गर्भवती महिलाएं थी, गर्भवती महिलाओं का पेट काट कर उसके निकाल कर उसको मार देता था, इतना खतरनाक था। मतलब यहाँ पे बच्चा बच्चा को नहीं छोड़ा था। लेकिन उसके बाद उसका जो माइंड का परिवर्तन हुआ, माइंड लेवल जो चेंज हुआ, वो सबसे खतरनाक था। और इसने मतलब युद्ध नीति को छोड़कर धर्म नीति को अपना लिया, धर्म नीति को। और कौन सा धर्म अपनाया, तो बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा प्रचलित था उस समय। जैसे अभी हिंदू धर्म सनातनी धर्म है ना, ऐसे बोलता है सब कोई, सनातनी, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, ठीक है। वैसे ही ये भी किसमें आता है, बौद्ध धर्म। तो ये किसने अपना लिया, इसको इसने क्या अपना लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म। तो ये धर्म को कौन सा मानता था, कौन से धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को मानता था। इसका दादा किस धर्म को मानता था, जैन धर्म को मानता था। ये कौन सा धर्म को मानने लगा, बौद्ध धर्म को। ये भी जैन धर्म को मानता था बिंदुसार, लेकिन ये आया तो बौद्ध धर्म का प्रचलन सबसे ज्यादा किया। इवन अपने बेटा और बेटी को दोनों को भेज दिया कहां पर, इसने 5 शादियां की थी, अशोक ने 5 शादी की थी, लेकिन सबसे उसमें सबसे ज्यादा प्यार करता था कारुवाकी को, कारुवाकी, ठीक है, सबसे ज्यादा प्यार करता था। इसके अभिलेख
और इसके जो शिलालेख है ये सब इपिग्राफी जिसको कहते हैं, शिलालेख, इपिग्राफी, स्तंभ पे लिखा तो स्तंभ लेख, जैसे ये पिलर है ना, पिलर एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स, तो उसको हम लोग कहते हैं स्तंभ लेख। गुफाओं में लिखा तो गुफा लेख, ये केव, केव एडिक्ट्स, ठीक है, केव एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स एंड शिला को क्या कहते हैं, चट्टान को रॉक एडिक्ट्स, ठीक है। तो ऐसे करके उन्होंने लिखना चालू किया बहुत सारे जगहों पर। तो हम अशोक का भी अभिलेख आप लोग को लिखाते हैं, दिखाते भी हैं, बहुत ही सुंदर लिखा था उन्होंने। वहां पे क्या क्या लिखा समझ में नहीं आया, एबीसीडी खाली मिला है, एबीसीडी ऐसे करके लिखा होता, मतलब उसका मीनिंग लिखा निकाला गया तो एबीसीडी करके मिला, ठीक है, इंग्लिश अक्षरों के एबीसीडी के रूप में मिला वो, जैसे ऐसे लिखा हुआ था ऐसे, ठीक है, जैसे मान लो ये ऐसे, ऐसे लिखा हुआ, कोई एडिक्ट में ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको उलाट के पढ़ा गया कि ये के है, ठीक है, ऐसे स्तंभों में लिखा हुआ था अलग अलग जगहों से। जैसे कोई ए ऐसे लिखा था तो इसको मिलाया गया कि क्या ए हो सकता है कि नहीं। तो बहुत सारे इतिहासकारों ने इसका अलग अलग नाम, एडिक्ट में देखना पढ़ाई होता है, एडिक्ट की पढ़ाई अलग होती है, ठीक है, शिलालेख, भित्ति लेख, अभिलेख, शिलालेख अभिलेख दोनों अलग है, ठीक है। तो उस समय पेपर कागज नहीं ना होता था, तो अपनी सारी जानकारियां कहाँ देगा, कैसे लिखेगा, तो पत्थरों पे खुदवा खुदवा के लिखवाता था अशोक। सबसे ज्यादा इसी ने लिखा है, लगभग 50,000 अभिलेख लिखवाया है, 50,000 पत्थरों पर खुदवाया है, और लगभग 16 जगहों पे, लगभग नहीं 33 जगहों पे ये मिला हुआ है अभिलेख, 33 जगहों पर, ठीक है, जिसमें से एक हम लोग का हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, स्तूप, एक स्तूप है सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, ठीक है, सांची का स्तूप बहुत बड़ा स्तूप है वो, याद रहेगा। तो अगला अधिकार कौन ले लिया, अशोक ले लिया। तो हम लोग चलते हैं अशोक के बारे में। बिंदुसार समझ में आ गया, बिंदुसार के समय यही दो चीजें याद रखना, सुसीम को भेजा था कहां पे, जम्मू कश्मीर, और अवंती में कहां को भेजा था, अशोक को। तो अशोक अवंती तो जीत चुका था, लेकिन ये सुसीम जम्मू कश्मीर नहीं जीत पाया था, तो ये गया और श्रीनगर की स्थापना किया। इसके बाद कलिंग को जीत लिया, कलिंग को जीतने के बाद इसने अपना शस्त्र त्याग दिया, बोला कि अब लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे। इवन इसकी पत्नी जो कारुवाकी थी, कारुवाकी का एक अभिलेख है, कारुवाकी अभिलेख, इस अभिलेख में कारुवाकी ने कहा है कि मैंने ही अपने पति को बताया था कि वो लड़ाई छोड़ दे, इसके वजह से वो लड़ाई छोड़ दी। कारुवाकी ने कहा था कि आप लड़ाई छोड़ दो, शस्त्र त्याग दो, तो कलिंग के युद्ध के पश्चात वो शस्त्र त्याग दिया, कौन, अशोक, ठीक है। उसके बाद नहीं लड़ा वो पूरा कलिंग, लेकिन मिला दिया। तो क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ा अखंड भारत, भारत का कौन सा था, कौन से, किसने राजा ने मिलाया था, अशोक ने मिलाया था। अब बहुत मार मारा था, बहुत, वहां पे बच्चा बच्चा मरा था ना, जिसके कारण पूरा नदी लाल हो गई थी। वहां पे कौन सा बांध है, हीराकुंड डैम है ना, हीराकुंड डैम किस नदी पर है, महानदी पर है। तो महानदी पूरा रंग उसका लाल हो गया था, इतना खून बहा था, महानदी का रंग लाल हो गया था, ऐसा माना जाता है। इसने मारा था अशोक ने, ठीक है। इसकी नीतियां भी बहुत ज्यादा खतरनाक थी। तो इसकी जानकारी कलिंग और श्रीनगर की जानकारी, श्रीनगर की जानकारी कहाँ मिलती है, तो एक इस समय के बहुत ही बड़े खलनायक एकदम लिखने वाले पोएट थे, नाम था उनका कलहन, नाम क्या था, कलहन। कलहन की एक पुस्तक है, नाम है राज तरंगिनी, राज तरंगिनी, नाम सुने हो, नाम नहीं सुने थे, राज तरंगिनी, ठीक है। राज तरंगिनी में टोटल जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है, और जम्मू कश्मीर का इतिहास बिना अशोक के पूरा होता ही नहीं है, जम्मू कश्मीर का इतिहास बिना अशोक का पूरा होता ही नहीं है, क्योंकि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी, और उस समय सबसे खतरनाक पोएट का नाम क्या था, कलहन। कलहन ने पुस्तक लिखी थी राज तरंगिनी। तो क्वेश्चन पूछेगा राज तरंगिनी किसके ऊपर है, किसके बारे में लिखा गया है, किसके बारे में, तो जम्मू कश्मीर के बारे में लिखा गया। और जम्मू कश्मीर की जितनी सुंदरता है वो सारे राज तरंगिनी में मिलती है, ठीक है। कहाँ पे कौन सा पौधा उगता है, कुटच का एक पौधा उगता है, कोणधारी वन उगते हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके से इन्होंने बताया। समझ में आ गया। तो राज तरंगिनी एक पुस्तक है, कलहन की लिखी हुई पुस्तक। तो आपको 3-4 गो पुस्तकों के नाम याद रखना है, और 3-4 गो लेखकों के नाम याद रखना है। जैसे अभी हम बताए आपको अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसकी लिखी हुई है, तो अर्थशास्त्र लिखी हुई है चाणक्य की, चाणक्य, ठीक है। मेगास्थनीज, मेगा
मेगास्थनीज, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका। हम यहाँ पे एक पुस्तक लिख दे रहे हैं, यहाँ पे कवियों के नाम लिख दे रहे हैं या रचनाकर, पोइट, ठीक है, या फिर हिस्टोरियर। तो पुस्तक का नाम है तुम्हारा, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका, इंडिका मेगास्थनीज, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज पुस्तक का नाम मेगास्थनीज। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। देखो, इंडिका नामक पुस्तक में किसकी जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है। इंडिका नामक पुस्तक में किसकी जानकारी? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र में किसके? राजनीति के बारे में मिलता है, राजनीति और कूटनीति। कूटनीति का क्या बोला जाए? कूटनीति, किसी को छल कपट से जीत लेना क्या कहलाता है? कूटनीति कहलाती है। जैसे छल कपट मतलब क्या? धोखा देके, ठीक है, उसको अविश्वास या फिर अंधविश्वास में रखकर उसको कूटनीति कहते हैं। नहीं बोलता है ऑल आर फेयर इन लव एंड वॉर, बोलता है ना, वो कहां से लिया गया? वही नीति है कूटनीति, है ना। लव एंड फेयर में क्या है? लव एंड वॉर में क्या है? सब चीज जायज है, बोलता है कि नहीं? वो कहां से है? कूटनीति से। तो अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य, अर्थशास्त्र की पुस्तक चाणक्य। और ये कौन सा अभी बताएं? राजतरंगिणी, राजतरंगिणी, राजतरंगिणी किसकी लिखी हुई? कलहन की लिखी हुई, कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी, ठीक है। इसमें किसके बारे में बताया गया है? जम्मू एंड कश्मीर और अशोक के बारे में। अशोक के बारे में। कोई भी समय चलता है, इस समय कोई भी समय चल रहा था तो कैसे चल रहा था? उल्टा। कोई भी ये सब समय कैसे चलेगा? उल्टा चलेगा। तो उल्टा चलने के कारण कैसे लिखेंगे हम लोग? उल्टा से सीधा की ओर आएंगे, मतलब उल्टा से। जैसे इसका जन्म कब हुआ था? तो 304 ईस्वी में हुआ था। किसका? अशोक का। और इसका राज्याभिषेक, राज्याभिषेक मतलब राजा कब बना? 269 ईस्वी में बना। कलिंग पर युद्ध कब किया? 261 में, 8 साल बाद कलिंग पर युद्ध किया। और उसके बाद अपना शस्त्र टांग दिया, बोला कि अब हम नहीं लड़ेंगे 61 के बाद, ठीक है। हम लोग अशोक के बारे में जानते हैं। हम्म। বাবা আর হ্যাঁ বাবা মরে গেছিল, মানে ভাইয়ের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল যে কে রাজা হবে তারপর বাবার পর। हम्म। अशोक इतना खतरनाक था कि आप इनको मतलब कैसे समझाए अब आपको? जैसे नहीं होता है कि महाभारत भाइयों भाइयों में हुआ ना, ये तो नॉर्मल सा युद्ध था। वो तो 99 भाइयों को, वो तो 100 भाइयों को मार दिया। पांडवों ने 100 भाइयों को मार दिया, तो 99 भाइयों को मारा था खाली, ऐसा माना जाता है। महाभारत में भी लिखा हुआ है, वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास ने लिखा है कि 100 कौरव थे, 100 कौरव थे, और 100 कौरव को मारने का जिम्मा पांडवों ने लिया था। अब बिना बिना कृष्ण भगवान के पांडव भी कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो वो सब तो लिखा हुआ है जस्ट, लेकिन देखा किसने? यही बात है। तो इसका मतलब है कि हम लोग लिखे हुए को सच मान लेते हैं। जैसे हम लोग अमेरिका नहीं देखे लेकिन है ना भाई, ठीक है। उसी तरह महाभारत हम लोग नहीं देखे लेकिन हुआ था। उसी तरह ये 99 भाइयों को मारा है कि नहीं मारा है, ज्यादा जगहों पे नहीं मिलता है। इसकी जानकारी केवल इसी में मिलती है, क्या? ये राजतरंगिणी पुस्तक में मिलती है, ठीक है। जम्मू कश्मीर अशोक ने 99 भाइयों को मारा था, अभिलेखों में भी लिखा हुआ मिलता है। जब उसको पढ़ पढ़ के निकाला गया तो अभी तक केवल 60% ही पढ़ा गया है। सोचो कब का है? 269 ईस्वी का है, बीसी, 269 बीसी का है। अभी तक केवल 60% पढ़ा गया, 40% अभी बाकी है कि क्या लिखा था उसमें। संस्कृत भाषा में लिखा है कि पाली भाषा में लिखा है कि कौन सा भाषा में लिखा, कि नेचुरल भाषा में, प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। कई कई भाषाएं मिला के लिखा हुआ था। जो बाहर से आता वो भी लोग अपनी भाषाओं को बोलता, तो वो लोग देखता कि वो भी अभिलेख लिख दिया हुआ है, ठीक है, पत्थरों पे। तो भाई अब पढ़ पढ़ के निकालना भी बहुत ज्यादा ये हो जाता है। तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लिखा होगा कि ये 99 ऐसे करके लिखा होगा, ठीक है। बुझ गया होगा कि 99, उसके बाद पुत्र लिखा होगा क्या पता, या फिर भाई लिखा होगा क्या पता, इतने भाइयों को मारा।
ठीक है, तो उसी की जानकारी लगभग में दे दी जाती है, हमेशा लगभग में होती है। लेकिन पूरी जानकारी हम भी ये भी नहीं बोल रहे हैं, कोई भी इतिहास का मतलब कोई भी मास्टर कोई भी टीचर आपको पूरा श्योरली नहीं बता सकता कि 101 भाई थे उसके और 99 भाइयों को मारा है, ये पूरा हम कंफर्मली नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता पाएगा। और जो बता पाएगा उसको मेरे पास लेकर पढ़ा है का वो एडिक्ट पढ़ ही पाएगा का, नहीं पढ़ पाएगा। 99 आपको गूगल में मिलेगा, सर्च करोगे तो 99 भाइयों को मारा था, या फिर कोई टीचर बता देगा 99, ठीक है, लेकिन ये नहीं बता पाएगा कि 101 भाई थे और 99 को ही मारा था, समझ में। और बिंदुसार उस समय मर चुके थे, तभी तो नहीं बचा पाए, तो बिंदुसार के रहते कुछ नहीं कर पाता। जब ये जम्मू कश्मीर जीता ना, उसके बाद ही बिंदुसार मर गया, उसके बाद ही तो लड़ाई झगड़ा चालू हो गया, तभी तो उसके बाद देखो ये 304 में इसका जन्म हुआ, 304 बीसी में जन्म हुआ, 304 बीसी में इसका जन्म बर्थ हुआ, और 269 में ये राजा बन गया, 269 ईस्वी में एक राजा बन गया, और जम्मू कश्मीर लड़ने गया था लगभग 255 में, ठीक है, 255 के लगभग ये लड़ने गया था। तो जम्मू कश्मीर जब जीता उसी समय किसकी मृत्यु हो गई, बिंदुसार की। अब बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात यही राजा बना, राजाभिषेक करवाया अपना 269, बिना राजाभिषेक करवाए राजा कोई नहीं बनता था। राजाभिषेक शपथ जैसे होता ना, शपथ लेना, वही शपथ है, जैसे बाहुबली में देखा होगा शपथ लेता है कि मैं महेशमती, अब बना देते को भल्लाल देव को, भल्लाल देव बन जाता है बकलोलवा, ठीक है। तो ये 269 ईस्वी में इसने क्या लिया, शपथ लिया, राजाभिषेक कराया। और कलिंग युद्ध कब हुआ, 261 में कलिंग युद्ध हुआ। राजा बनने के पश्चात इसने क्या किया, कलिंग युद्ध किया 8 साल बाद, राजा बनने के पश्चात 8 साल बाद इसने कलिंग युद्ध किया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 304 ईस्वी में इसका जन्म हुआ, और 269 में इसका राजाभिषेक बना यानी राजा हुआ। उसके बाद 261 में कलिंग युद्ध जीत गया। कलिंग युद्ध जो था, कलिंग युद्ध जब हुआ तो कलिंग के युद्ध के राजा जो थे, राजा का नाम था खारवेल। खारवेल के अभिलेख में, जिसका खारवेल का अभिलेख है, खारवेल का अभिलेख देखो, जम्मू ये उड़ीसा में एक अभिलेख फेमस है, नाम है उसका क्या चीज, हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है। हाथी गुफा अभिलेख में अशोक की जानकारियां मिलती है, जो कि खारवेल ने लिखवाया था उसको, खारवेल ने अभिलेख लिखवाना लिखाया था, ठीक है। तो खारवेल ने क्या किया था, हाथी गुफा अभिलेख में अशोक के बारे में कहा है कि कैसे कलिंग में वो आया था और बच्चे को मारा था, ठीक है। किसने लिखा है, खारवेल ने लिखा, ठीक है। इसकी जानकारी, ये हाथी गुफा अभिलेख जो है ये 13वीं शताब्दी में लिखा गया था, 13वीं शताब्दी नहीं, 13वां शिलालेख है ये, 13वां शिलालेख इसका, 13वां शिलालेख, रॉक एडिक्ट्स, 13वां शिलालेख से मिलता है इसकी जानकारी, 13वां शिलालेख था इसका, ठीक है। तो खारवेल के समय हुआ था। राजा कौन थे, खारवेल। इससे पहले राजा, खारवेल के पहले राजा कौन थे, नंदराज। खारवेल से भी पहले राजा कौन थे, नंदराज। और नंदराज को यह पता चल गया था कि अब कौन आने वाला है, अशोक आने वाला है, बिंदुसार मर गए तो अशोक आने वाला है, तब तक ये राजा बदल चुके थे रहते और खारवेल आ जाता है राजा, ठीक है। खारवेल को सब समझना पड़ता है। तो एक कुछ अभिलेखों के हम नाम बता देते हैं। देखो 13वां अभिलेख कौन है, हाथी गुफा अभिलेख, कहां पर है, उड़ीसा में, हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा, ठीक है। वैसे ही कुछ अभिलेखों के नाम है, जैसे याद कर लो, गिरनार अभिलेख कहां पर है, सौराष्ट्र में है, गुजरात। गिरनार अभिलेख जो है, सॉरी अभिलेख नहीं है ये, शिलालेख है, ठीक है। शिलालेख की बोला जाए, रॉक एडिक्ट, ठीक है। हाँ हाँ, इंस्क्रिप्शन बोला जाए। तो गिरनार जो शिलालेख है ये कहां पे, गुजरात में, गिरनार, कालसी,
कालसी, देहरादून। देहरादून कोथा है? उत्तराखंड। देहरादून, देहरादून। सोपारा, सोपाड़ा, सोपाड़ा ना जानो? नाला सोपाड़ा जानो ना? नाला सोपाड़ा, मुंबई, महाराष्ट्र। अरे बहुत सारे फिल्मों में देखना, बोलता है नाला सोपाड़ा के पास मिल जाना। थाने के पास है, ठीक है। धौली, धौली, धौली गंगा कोथा है? धौली गंगा, हाँ धौली गंगा उत्तराखंड, नदी है, लेकिन धौली एक है। धौली, धौली है ये पुरी में, पुरी, उड़ीसा। कांधार, कांधार शिलालेख। कांधार मथुरा में है, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान, वो तो मथुरा शैली है, पेंटिंग वगैरह के लिए। शिशुपालगढ़, और एक तो लिखे ना, शिशुपालगढ़, शिशुपाल, शिशुपालगढ़, शिशुपालगढ़ कोथा है? उड़ीसा। शिशुपालगढ़, उड़ीसा, ठीक है। शिशुपालगढ़, उड़ीसा। तो हाथी गुफा अभिलेख कब लिखा गया था? हाथी गुफा अभिलेख कौन से राजा के समय? खारवेल के समय, ठीक है। खारवेल के समय राजा था जब हाथी गुफा अभिलेख लिखा गया था। सुनो ध्यान से, खारवेल के समय हाथी गुफा अभिलेख लिखा गया था, लेकिन जब कलिंग पे युद्ध हुआ था तो उस समय राजा कौन था? नंदराज। कलिंग पे जब युद्ध हुआ था, कलिंग पे जब आया था, कलिंग पे जब आया था तो उस समय राजा कौन था? नंदराज, नंदराज, ठीक है, नंदराज। नंदराज चुपचाप से रह जाते हैं और कलिंग पूरा मार देता है, कलिंग जीत जाता है। कौन? अशोक। इसके बाद उसने अपना अभिलेख लिखवाया, नाम क्या था उसका? खारवेल, ठीक है। इसकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था कारुवाकी। कितनी पत्नियां थी? 5। 5 गो पत्नी, अशोक की 5 गो पत्नियां थी, और उसमें से सबसे पसंदीदा उसको कौन थी? कारुवाकी। कारुवाकी के कहने पर ही उसने, जब कलिंग युद्ध जीत के आया ना, तो कलिंग युद्ध के बाद कारुवाकी ने ही कहा था कि आप अपने शस्त्र हटा दो। शस्त्र त्यागने को किसने कहा था? कारुवाकी ने कहा था। तो शस्त्र इसके बाद त्याग देता है। शस्त्र मतलब जो लड़ाई पीट होती है उसके लिए, ठीक है, तलवार वगैरह त्याग दिया था। पत्नी, इसका माँ का नाम, 16 गो पत्नियां थी ना बिंदुसार की, तो उसमें से ये किसका बेटा था? ये किसका बेटा था? ये था सुभ्राद्रंगी, सुभाद्रंगी, सुभा सुभाद्रुंगी, सुभाद्रुंगी, सुभाद्रंगी, इसकी मां का नाम था सुभाद्रुंगी, ठीक है, सुभाद्रुंगी। कारुवाकी, कारुवाकी को महादेवी भी कहते हैं। कारुवाकी को क्या कहते हैं? महादेवी भी कहते हैं। बहुत सारी पत्नियां, 5 गो पत्नियां थी, जिसमें से 3 गो हमको नाम याद है। एक कारुवाकी थी, एक देवी थी, और नहीं, महादेवी भी अलग थी। नहीं, कारुवाकी, महादेवी और देवी, 3 थे। कारुवाकी, महादेवी, देवी, ठीक है जी। 5 गो में से एक का नाम याद रखो, उतना क्या, यूपीएससी थोड़ी देने जाना। यूपीएससी में भी इतना डिटेल में नहीं पूछता है। माँ का नाम याद रखा, पापा, पिताजी का नाम तो याद रहेगा। पिता कौन थे? बिंदुसार, पिता थे बिंदुसार, बिंदुसार। इसके इसकी बेटी थी, हाँ, सुभा द्रुंगी, द्रुंगी। बेटी का नाम था संगमित्रा, बेटी का नाम था संगमित्रा, संगमित्रा, संगमित्रा। बेटी का नाम था संगमित्रा, ठीक है। इसके बाद तो इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसके बाद बौद्ध धर्म का जो, नहीं बोला जाता है उसको, क्या कहते हैं, जैसे आपको हम बोल दिए कि देखो बाबू आप यहां पे पढ़ो, ठीक है, बहुत अच्छा होगा,
तो हम अपने आपको क्या दे दिए, एक सजेशन दिए ना कि आप देखिए इस जगह पे पढ़िए, अच्छा होगा आपका। तो सजेशन सबसे पहले किसने दिया था इसको, बौद्ध धर्म अपनाने की, कि आप बौद्ध धर्म को अपना लीजिए, इसके बाद आप लड़ाई पीट कभी नहीं करेंगे। इसका सजेशन किसने दिया था, तो इसका एक भतीजा था, नाम था उसका निग्रोथ। नाम क्या था भतीजे का, भतीजे का नाम था निग्रोथ। निग्रोथ, भतीजे का नाम था निग्रोथ। ठीक है। और भाई आपको तो हम सजेशन दे दिए, लेकिन आप वहां पे गए तो वहां पे एक टीचर अलग होंगे जो आपको पढ़ाएंगे उसके बारे में। जैसे आपको हम सजेशन दे दिए कि आपको कोई बताया होगा कि इसके बारे में यहाँ पे जीके जीएस के क्लासेस होते हैं, तो आपको क्या वो पढ़ाया नहीं, सजेशन दिया। पढ़ाया कौन, हम। तो उसी तरह शिक्षक जो हो जाएंगे या फिर गुरु जो हो जाएंगे उसका नाम है उपगुप्त। गुरु का नाम क्या हो जाएगा, उपगुप्त। क्वेश्चन पूछा हुआ है ये सब, अब एकदम एनटीपीसी वगैरह में पूछा हुआ क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन पूछता है ये सब। ठीक है। पत्नी का नाम, 5 गो पत्नियों में से सबसे ज्यादा फेमस पत्नी कारुवाकी, कारावाकी की सबसे ज्यादा ये करता था। माँ का नाम सुभा सुंभा द्रुगी, पिता का नाम बिंदुसार, बेटी का नाम संघमित्रा, धर्म कौन सा अपनाया था, बौद्ध धर्म, भतीजे कौन थे, भतीजा का नाम निग्रोथ, और गुरु का नाम क्या था, उपगुप्त। कह सकते हैं कि नहीं। कारुवाकी को सबसे ज्यादा प्यार करता था। और कारुवाकी ने अपना एक अभिलेख लिखवाया था, नाम था उसका कोसाम्बी, कोसाम्बी अभिलेख। कोसाम्बी अभिलेख में लिखा हुआ है कि कारुवाकी ने ही कहा था कि आप अपने शस्त्र त्याग दीजिए। कोसाम्बी अभिलेख में मिलता है। ठीक है। कोसाम्बी अभिलेख। बेटा का नाम क्या था, महेंद्र। बेटा था महेंद्र। लो, पूरा खानदान हम बता दिए। महेंद्र, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र, ठीक है, धोनी नहीं रे, महेंद्र। अपने बेटा और बेटी को, दोनों जन को भेजा था श्रीलंका। ठीक है। किसके प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था श्रीलंका। मान लो ये श्रीलंका है, मान लो, मानने को तो हम लोग लंका भी मान सकते हैं, तो ये क्या है, श्रीलंका। श्रीलंका किसको भेजा, अपने बेटा और बेटी को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। बेटा बेटी को भेजा था श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। इसीलिए 70 से 80% श्रीलंका में आपको क्या मिलेंगे, बौद्ध धर्म वाले लोग मिलेंगे। ठीक है। 70 से 80%। चाइना में भी बौद्ध धर्म है, तो वो खुद ही गए थे गौतम बुद्ध चाइना में प्रचार करने के लिए, लेकिन ज्यादातर वहां पे लोग नास्तिक है। लोग भगवानों को देख के खा जाएगा, बोलेगा ये नया प्राणी कौन आया है, खा लो। समझ में। तो एक अभिलेख है, सबसे बड़ा इसने क्या बनाया था, स्तूप बनाया था। स्तूप कहां पे बनाया था, सांची का स्तूप। सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहां पर है, यार, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में। ठीक है। किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। ठीक है। एक गया में पहाड़ी है, गया, गया में एक पहाड़ी है, यहाँ पे पहाड़ी है, यहाँ पर सबसे ज्यादा उसने अपने समय बिताया था अशोक ने। इसका पहाड़ी का नाम है बराबर की पहाड़ी। लेकिन वो बराबर की पहाड़ी है नहीं, पहाड़ का भी बराबर रहता है, ऊपर खबर रहता है कि नहीं, अरे नाम है उसका बराबर की पहाड़ी। तो बराबर की पहाड़ी में गया में इसने अपने अभिलेख सबसे ज्यादा लिखवाए हैं। ठीक है। बराबर की पहाड़ियों में, वहां पे कौन सा, बराबर की पहाड़ियों में क्या मिलता है, बराबर की पहाड़ियों में मिलता है इसको गुफा अभिलेख, गुफा अभिलेख। ठीक है। तो आपको 3-4 चीजें याद रखनी है इसकी। पिलर पे लिख लिया तो पिलर अभिलेख, पिलर एडिक्ट, स्तंभ अभिलेख। तो इसने क्या क्या कौन कौन से अभिलेख लिखा है, स्तंभ। आप लोग म्यूजियम गए हो, कोलकाता म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम, नॉर्मल म्यूजियम ना, इंडियन म्यूजियम। इस बार 25 दिसंबर को हम लोग उधर ही जाएगा। ठीक है। 25 दिसंबर को हम लोग उधर ही चलेंगे। 25 दिसंबर नहीं, दिसंबर वाले में चलेंगे। कहीं नहीं, उधर जूपू नहीं जाएंगे हम, खाली वही जाएंगे म्यूजियम। ठीक है। हाँ,
म्यूजियम चलेंगे, ये घूमने का अंगुली पकड़ाए तो पकड़ लिया हाथ, उधर भी जाएंगे अलीपुर जू। अभिलेख वहां पे केवल हम लोग अशोक के कुछ पिलर पे लिखे हुए जो नाम है वो लोग को देखेंगे हम लोग, ठीक है। अभी बहुत सारे हैं, चलेंगे हम लोग। तो एक मिलता है आपको गुफा अभिलेख, गुफा अभिलेख, गुफा अभिलेख। एक मिलता है स्तंभ अभिलेख, स्तंभ यानी पिलर, शिलालेख, और एक अभिलेख। अभिलेख तो लिख ही दिए, गुफा अभिलेख, स्तंभ अभिलेख, शिलालेख, ठीक है। ये तीन वो चीजें उसने लिखाया था। जो गुफा में लिखे जाते हैं उसको गुफा अभिलेख, जो पिलर में लिखाया जाता है उसको पिलर अभिलेख। एक इंडियन म्यूजियम में ऐसे अभिलेख है, ऐसे करके पिलर बनाया गया है, ऐसे पिलर है इस पे भी लिखा गया है, ऐसे पिलर है इस पे भी लिखा गया है, ठीक है। रुको, अशोक का पिलर अभिलेख दिखाता है। अशोक, ये देखो কি লেখা আছে বোঝা যাচ্ছে? আমাকে তো বোঝা যাচ্ছে। তোমরা এবার পাস হয়ে যাবে, এদিকে এই লাইনে লেখা আছে, ঠিক আছে। জবও হয়ে যাবে। যে বলেছে অশোক, যে বলেছে যে আমাকে যে পড়ে নিবে ও পাস হয়ে যাবে, ঠিক আছে। আর যে স্যার পড়াবেন ওনাকে বলে দিবেন একটু ভালো করে আমাকে পড়াতে, এই জন্য অশোককে পড়িয়ে দিস। বাংলার মধ্যে লেখা আছে, দেখো পড়ে নাও। प्राकृत भाषा। ये सासाराम से मिला हुआ अशोक है, अशोक का अभिलेख है। हाँ हाँ हाँ, चक्रवर्ती अशोक सम्राट। अशोक देखो, सम्राट अशोक का लघु शिलालेख, सासाराम बिहार, ये बिहार का अभिलेख है। ये कितने हैं? 290 शिलालेख हैं। खोज के दिनों में 24 शिलालेख मिली हुई है। मिले हुई शिलालेखों में एच, क्या लिखा, शिलालेख के आधार पर किसी भी मिली हुई, ये धर्म नीतियों के बारे में बताया गया, जो उसने धर्म को नीतियों को अपनाया था, धर्म को अपनाया था, उस धर्म नीतियों को बताया गया, ठीक है। अब देखो इसका सबका जो ये ब्लॉक करके है ना, इसका मीनिंग नहीं पता चला है, आज जिसका मीनिंग पता चला उसके नीचे नीचे देखो लिखा हुआ है, समझ में आया? जिसका मीनिंग नहीं पता चला इसको बॉक्स कर दिया है कि इसका मीनिंग नहीं पता चला है, समझ में आया? जिसका मीनिंग पता है देखो यहाँ पे लिखा, इसका मतलब है सा, इसका मतलब है चौ, इसका मतलब है यो, ई ऐसे लिखा जाता था। उल्टा जे, देखो यहाँ पे उल्टा जे है, इसका मतलब खड़ी पाई है। खतरनाक लिखा है कि नहीं? हाँ, अब तुम लोग इसको मोबाइल में खोजते रह जाओगे, यूट्यूब पे ये इसमें तो मिल जाएगा, लेकिन पढ़ते समय एक बार देख लेने से याद रह जाता है ना? पढ़ते समय देख लेने से याद रह जाता है कि हम लोगों ने फोटो भी देखा है। अब बताओ, जिसको डिजिटल बोर्ड पे ना समझ में आता हो और वो भाग भाग के जाता हो बोर्ड पे समझने के लिए, वो लोग की पढ़ाई कैसी होगी? ये देखो ये लिखा हुआ है, एक्चुअली इस कलर का नहीं होता था, ये कलर का होता ही नहीं था, ये जेरोक्स कॉपी निकाला गया है इसका। ये देखो शिलालेख, ये रियल है, उसके शिलालेख के कुछ टूटे हुए भाग होंगे, निकाला गया है। ये भाब्रू शिलालेख है, भाब्रू शिलालेख, अलग अलग जगहों पर। चलेंगे हम लोग देखने, ठीक है, इसको देखने चलेंगे। देखो जैसे लग रहा है ना, ये के है, ए है, टी है, ए है, इसका मीनिंग है ये। इसका मीनिंग यहाँ लिखा है,
कौन भाषा लिखता था भाई ये लोग। चलो ये लोग तो लिखा, पते नहीं चला ये लोग का लिखा। वो लोग जो थे, जो इसमें थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो लोग भी क्या लिखा पता ही नहीं चला। वो लोग लिखा लेकिन पता नहीं चला। ये सब भी लिखा जाता है लेकिन पढ़ता नहीं चलता, उतना ज्यादा नहीं पढ़ पाता है अशोक। कारुवाकी बहुत सुंदर थी, इसीलिए ना मंत्र मुग्ध हो गया था कारुवाकी। है ही नहीं है कारुवा, असली फोटो हो भी नहीं करेगा गूगलों के पास। हाँ कल ये सीरियल है। ऑनलाइन वाला इसको देख के थोड़ी पगला जाएगा। अशोक के चित्र मिलते हैं, मुंह छूछ लगैले है अशोका। ये देखो पूरा अपने पिताजी की तरह था बिंदुसार। ये देखो ये जो ये लिखा गया है, इसको अशोक स्तंभ कहते हैं। ये क्या आ गया, अशोक स्तंभ। ठीक है, इसमें 4 गो बाघ है। 4 गो बाघ मतलब 4 गो क्षेत्र, इसने जो जो जीता था उसका नाम, 4 गो क्षेत्र। ये अशोक, मतलब इसके ऐसे नहीं होता है, किसी ने अगर मर्डर ऑर्डर किया हो या फिर कुछ ऐसा हो बहुत ज्यादा खतरनाक हो, तो उसका एक माइंड में बैठा लिया जाता है कि ऐसा ही चित्र हो सकता है उसका। समझ में आया, ऐसा चित्र हो सकता है। तो ये सब माइंड में बैठा के एक चित्रण किया गया है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा ही दिखता था, ये सब मत मान लीजिएगा। ठीक है, या फिर ऐसा ही दिखता है ये भी मान सकते हैं, ऐसा ही दिखता होगा। क्योंकि ये सब उसके पढ़ाई के लेकर उसके बाद, मतलब उसको जब पढ़ने के बाद, अशोक को पढ़ने के बाद उसका एक चित्रण किया गया, काल्पनिक चित्रण किया गया कि क्या ऐसा दिखाई दे सकता है कि नहीं। तो सब कुछ ज्यादातर इतिहासकार बोले कि हाँ सही है ऐसा फोटो, तो इसीलिए गूगल भी उसको इसी तरह छाप दिया। ठीक है, अब राजा भाई राजा की तरह रहेगा, सम्राट की तरह रहेगा, है ना। हाँ पृथ्वीराज चौहान का स्पष्ट आपको मिल जाएगा, पृथ्वीराज चौहान का स्पष्ट मिल जाएगा, क्योंकि उस समय कलाकारी बहुत ज्यादा आ चुकी थी, तो सब कोई उसका फोटो देख देख के बनाता था। बाबर का, अकबर का, ये लोग का मिल जाएगा आराम से फोटो आप लोग का। ये लोग का कैसे मिलेगा, इस समय तो चित्रकारी उतना थी ही नहीं, चित्रकारी उतनी नहीं थी। ठीक है, अशोक द ग्रेट, देखो ये कौन सा चित्रकारी है। इसके बारे में कहानी बहुत खतरनाक खतरनाक है। फोटो लगा दे, इसी का लगा देगा। এটা ভালো লাগছে। ছোট্ট করে লাগিয়ে দিচ্ছি, শিলাलेख का भी और इसका भी लेख का। और एगो लिए थे ना, अरे मेरे पास बहुत सारा अभिलेख था इसका लिखा हुआ, सब डिलीट कर दिए। অনেকগুলো ছিল, अलग अलग जगहों से उठाया हुआ था। एक प्रोजेक्ट बनाने को एक जन दिया था, एगो लड़का को, तो उसी को दिए थे इसमें से। ये सासाराम से लिया गया है, सासाराम बिहार, वहीं से। ठीक है, हो जाए अशोक। ठीक है, इसके बाद मौर्य साम्राज्य के बाद और कोई नहीं बच जाता है। इसके बाद इसका एक बेटा आता है कुणक, कुणक बेटा आता है वो, लेकिन योग्य नहीं रहता है। ठीक है, उतना योग्य नहीं होता। चलो आज इतना ही रहने देता है।